Hello, good morning. So let's start with our first question. Our first question is, this better playing with a lion's whelp than with an old one dying. Okay, हमें ये बताना है ये लाइन कहाँ पे अपियर हुई। तो ये लाइन है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की। ओके, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में ये इनोबार्बस की असाइड है। ओके, अब आपको एक पॉइंट ये पता चला कि एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में एक इनोबार्बस नाम का करेक्टर भी है। ओके, जो क्या करता है, इनोबार्बस एंटनी का फ्रेंड होता है, तो वो उसको धोखा दे देता है, उसको छोड़ देता है। ओके, तो फिर उसको क्या होता है, इनोबार्बस को गिल्टी फील होता है कि मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को धोखा दे दिया। तो प्ले में ऐसा बताया गया है कि इस गिल्टी फील होने की वजह से इनोबार्बस सुसाइड कर लेता है। ओके, ये तो हो गई इनोबार्बस का पॉइंट। अब इनोबार्बस की जो ये असाइड है, इसमें उसने क्या कहा है, इसमें उसने ये कहा है कि इट इज़ लेस डेंजरस टू मैस विद ए पावरफुल मैन्स मैसेंजर दैन विद ए मैन हु वाज वंस पावरफुल। ये थोड़ा कम डेंजरस है, कम खतरनाक है। क्या करना, एक पावरफुल मैन के मैसेंजर से मैस करना, मतलब उससे पंगे लेना, बजाय उस व्यक्ति के जो सच में क्या था, कभी हु वाज वंस पावरफुल। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, जो लोग हमसे स्टेटस में छोटे होते हैं, ठीक है, तो हम भी तो उन्हीं से वो करते हैं ना, उन्हीं को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से मैच करते हैं। ओके, और जो हमसे पावरफुल लोग हैं उनसे पंगे लेने की हिम्मत हमारी भी नहीं होती। तो सेम ऐसा ही एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में कहा है। किसने कहा है, इनोबार्बस ने कहा है। ओके, इसका सोर्स क्या था, इसका सोर्स वही ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ बाय थॉमस नॉर्थ। ओके, और डॉक्टर जॉनसन ने एड्रेस किया था पन फिगर ऑफ स्पीच को एज फैटल क्लियोपेट्रा। ओके, क्लियोपेट्रा हीरोइन है ना प्ले की, मैंने इसलिए आपको बताया कि डॉक्टर जॉनसन ने, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन है कि डॉक्टर जॉनसन ने एड्रेस किया था जो पन है फिगर ऑफ स्पीच, उसको एज फैटल क्लियोपेट्रा। ओके, ऐसे कह के एड्रेस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द अप्रैल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन इज फ्रॉम, ये बताना है ये लाइन कहाँ से है। ओके, ये लाइन हैमलेट की है। ओके, और हैमलेट इसमें क्या कह रहा है, एक जो फॉर द अप्रैल, एक जो पर्सन होता है ना, ओपन प्राय क्या करता है, वो दिखाता है बाय हिज मैनर ऑफ ड्रेस। उसका जो मैनर होता है ना ड्रेस का, खुद का जो उसका ड्रेसिंग सेंस होता है, कि उसका व्हाट इज, मतलब उसका टेस्ट क्या है, उसका इंक्लिनेशन क्या है। ओके, हमें उसकी प्रवृत्ति का पता चल जाता है व्यक्ति की। मतलब आपने देखा होगा मोस्टली जब हम किसी को देखते हैं ना, तो हम उसकी ड्रेस देख के, उसका जो सेंस होता है ड्रेसिंग सेंस, उससे हम आइडिया लगाते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकृति का हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से जो क्लोथ होते हैं ना, क्लोथ क्या करते हैं, दिखाते हैं द टाइप ऑफ मैन द बियरर इज, मतलब जो पहनने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार का है। ये हमें किससे पता चलता है, एप्रैल। ओके, समझ पे आ गया ना आपको, तो उससे पता चलता है एप्रैल से। ओके, तो हैमलेट की लाइन आपको पता है, ट्रेजेडी थी ये, किसमें, सेनेका स्टाइल में थी। हैमलेट 1601 इसी के राउंड आया है, और लॉन्गेस्ट मेल रोल था हैमलेट का। ओके, और हैमलेट लॉन्गेस्ट प्ले में भी काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैमलेट 1940 इज अ नॉवल वाई, किसके द्वारा है नॉवल, ये बताना है। तो ये हैमलेट का जो मतलब द हैमलेट नाम से नॉवल है, ये विलियम फॉकनर ने लिखा है। ओके, एक और है इसमें डेटिंग हैमलेट, ये 2002 में आया था, ये लिखा था लीजा फैडलर ने। ओके, लीजा फिडलर ने। ओके, और आपने एक और सुना होगा व्हाट हैपन्स इन हैमलेट, ये 1935 में आया था, ये मैंने पढ़ाया भी है पहले। इसका है, मतलब इसको लिखा था जॉन डॉबर विल्सन ने। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर अपीयर इन द प्ले। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आपको अच्छे से याद रखना है। 4 टाइम्स जो हैमलेट के फादर का घोस्ट है ना, वो 4 टाइम अपीयर होता है, मतलब 4 बार आता है प्ले में। अब कहाँ कहाँ आता है मैं आपको बताती हूँ। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में। ओके, एक्ट फर्स्ट के सीन 4 में,
एक्ट फर्स्ट के सीन 5 में। ओके, 3 बार तो एक्ट फर्स्ट में ही आ गया, और जो 4th टाइम आता है एक्ट थर्ड सीन 4 में। ओके, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, जो घोस्ट होता है वो लगभग 1 AM एटलीस्ट आता है, 2 सीन में आता है 1 बजे के अराउंड। ओके, और आपको मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताती हूँ कि शेक्सपियर जो है ना वो उन्होंने रोल प्ले किया था घोस्ट का। ओके, जो मतलब जब ये प्ले थिएटर में प्ले हो रहा था ना, तो तब शेक्सपियर ने जो इसमें घोस्ट का रोल है वो शेक्सपियर ने प्ले किया था। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस बी सैक्रिफाइजर बट नॉट बचर कीज हु इज द स्पीकर। ये कौन कह रहा है? ये ब्रूटस कहता है। ब्रूटस किस में है आपको अच्छे से पता है, जूलियस सीजर की बात चल रही है। तो ब्रूटस कहता है कि लेट अस बी सैक्रिफाइजर। ओके, हमें ना सैक्रिफाइजर बनने दो जो बलिदान करते हैं, बट नॉट बचर। बचर किसे बोलते हैं? जो क्या करते हैं, जो उनको मार देते हैं ना, जो मतलब लोग दूसरे लोगों को मार देते हैं, जो मर्डरर होते हैं। तो कसाई कहने का मतलब ये है। ओके, तो ब्रिटिश क्या चाहता है कि सीजर जो है, सीजर की डेथ ना क्या मतलब क्या, सीजर की जो डेथ है ना टू बी ए सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस होनी चाहिए फॉर ए हायर पर्पज। हायर पर्पज क्या था? रोम की अच्छाई, रोम के अच्छे के लिए, है ना। उसको ऐसा लगता था ना ब्रूटस को कि अगर जूलियस सीजर राजा बन गया तो वो क्या बनेगा? वो एक महत्वाकांक्षी ओवर एम्बिशियस किंग बनेगा, है ना। तो जैसे मतलब उसको मारा जा रहा है ना जूलियस सीजर को, तो वो हायर पर्पज के लिए, रोम की अच्छाई के लिए, ना कि एक मीनिंगलेस मर्डर। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे सिर्फ मर्डर के लिए उसको मारा है, मतलब हम कोई कसाई नहीं है ना, तो क्या बनो? लेट अस बी सैक्रिफाइजर बट नॉट बचर। समझ गए होंगे आप। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल गेन के लिए उसको मर्डर किया जा रहा है। ओके, तो ये ब्रूटस बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी। कौन सा रॉयल क्रिमिनल है जो क्रिमिनलिटी में क्या है? वीक है, मतलब जो एक क्रिमिनल वाले एक्ट होते हैं वो उसने कम किए हैं, उसमें कमजोर है वो, ये बताना है। ओके, तो ये जॉन था। ओके, आपने शेक्सपियर का प्ले है ये, आपने सुना हुआ इसका प्ले का नाम हिस्ट्री प्ले था। और इसके बारे में ये कि ये जो जॉन है, किंग जॉन, इसमें एक कॉमेडी स्पीच आई है। ओके, याद रखना है आपको। ओके, कॉमेडी स्पीच अगर ये पूछा जाए कि कॉमेडी स्पीच किस प्ले में आई है, किस प्ले में अकर हुई है, तो याद रखना है वो किंग जॉन में हुई है। ओके, और किंग जॉन आया था 1594 में। ओके, और रिचर्ड सेकंड की तरह किंग जॉन भी इंटायरली वर्स में लिखा हुआ है। ओके, ये भी याद रखना है। ओके, 2 पॉइंट मैंने आपको इसके बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं किंग जॉन से रिलेटेड। एक तो ये क्या है, इंटायरली रिटन इन वर्स। ओके, और कॉमेडी स्पीच अकर इन दिस प्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रॉयल सेंट वीक इन द सेंटिलेस। कौन सा रॉयल ऐसा सेंट है जो कमज़ोर है किसमें? सेंटलीनेस में, ये बताइए। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हेनरी सिक्स मतलब सैसे, और सेंटलीनेस सैसे। ये कोई कॉमन सेंस तो नहीं है, लेकिन ऐसे याद करना इजी है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। सेंटलीनेस, हेनरी 6। ओके, याद हो गया एक बार में। ओके, तो हेनरी 6 याद रखेंगे आप। सोर्स इसका वही था, हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स। जो ये था हेनरी 6। हेनरी 6 जो है, हेनरी 6 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, 3 तो ये हो गए, और रिचर्ड 3 4 हो गए। ये क्या थी? एक टेट्रालॉजी थी। आपको पता होगा टेट्रालॉजी 4 पेज से मिलकर ही बनती है, तो मैंने आपको बता दिया। हेनरी 6 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और रिचर्ड 3, ये सब मिलके क्या बना? एक टेट्रालॉजी बना। ओके, हिस्टोरिकल टेट्रालॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम। ओके, ये बताना है कि कौन सा ऐसा रॉयल क्रिमिनल था जो क्राइम करने में क्या था? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये याद करना बहुत ईजी है, रिचर्ड 3। अब क्यों?
मैं आपको रिचर्ड थर्ड से रिलेटेड 2-4 पॉइंट बताती हूँ, आपको इजीली याद हो जाएगा कि क्यों वो क्राइम में स्ट्रॉन्ग माना गया। इसलिए माना गया, एक तो वो हंस्ड बैक था, हंस्ड बैक क्या होते हैं, जो थोड़े कुबड़े होते हैं, ओके। तो रिचर्ड थर्ड जो था उसमें 11 घोस्ट अपियर हुए थे, ओके। तो जो उनमें जो कोई घोस्ट थे ना, जो कोई घोस्ट आए थे, भूत, ओके, उनका वो जो मर्डर किए गए थे ना, वो रिचर्ड के द्वारा किए गए थे, ओके। उन्हीं का घोस्ट बना था, उन्हीं लोगों का। तो जो 11 दिखाए हैं ना इसमें, 11 घोस्ट जो अपियर हुए थे रिचर्ड थर्ड के मतलब प्ले में, तो अब आप समझ सकते हो, जो लोग इतने लोगों का मार सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग तो हुआ ना क्राइम में, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हुआ। थोड़ा अपने आप को, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हंस्ड बैक था, कुबड़ा था, तो जैसे कुछ अपने हमारे अंदर भी कुछ वो होती है ना, तो वो हम इस तरह का क्राइम करने के आदी बन जाते हैं, कुछ कमी होती है तो, ओके। तो हम इस तरह की चांसेस होते हैं कि इस तरह की चीज़ें जल्दी अडोप्ट कर लें। तो बस आप ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीच वी आर सच स्टफ एज द ड्रीम्स आर मेड ऑफ इज ऑफ प्रोस्पेरो फ्रॉम द टेम्पेस्ट इट अपियर्स इन, ओके। देखो, वैसे तो हमें ये याद रखना है कि ये लाइन किस प्ले से है, बट जो बहुत इम्पोर्टेंट कोट है, कभी कभी उनके एक्ट और सीन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कोट है ना, उनको इंक्लूड किया है, जिनके एक्ट और सीन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं फिर। वी आर सच स्टफ एज द ड्रीम्स आर मेड ऑफ, ये प्रोस्पेरो की लाइन है। कहाँ से है? टेम्पेस्ट से है, ओके। एक्ट 4 में है, सीन फर्स्ट में है। इसमें प्ले में आपको पता ही है, टेम्पेस्ट में मैजिकल चीज़ें होती हैं। जो ये मैजिशियन प्रोस्पेरो है, इसने ही ये लाइन बोली है। और उसने जो है क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ इस लाइन का मतलब। उसने क्या किया, ही हैज जस्ट मेड ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्पिरिट बैनिश। उसने क्या किया, अभी तुरंत एक बहुत बड़ा जो स्पिरिट का ग्रुप था ना, उसको बैनिश कर दिया और रिमाइंड कराया अपनी डॉटर को और अपने जो उसका फियांसे था, ओके, फर्डिनांड, उसको बताया कि मॉर्टल लाइफ जो है ना, ऐसे ही एकदम एंड होती है क्विकली, है ना। और उसका मतलब क्या था, मतलब वो क्या बताना चाह रहा था कि उसने उनको बैनिश करके क्या दिखाया, स्पिरिट को गायब करके यही तो दिखाया कि मॉर्टल लाइफ क्या है, वो आल्सो जो मॉर्टल लाइफ होती है ना, वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। लाइफ क्या है, एक इल्यूजन है, ओके, और क्या है, एक फ्लीटिंग वन है ना, मतलब बहुत जो टेम्पोरल होती है, ओके। तो वो कंपेयर कर रहा है किसको, ह्यूमन बींग्स को, किससे, सब्सटेंस ऑफ ड्रीम, वी आर सच स्टफ, हम ऐसे ही स्टफ हैं एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, जैसे सपने बने होते हैं ना। सपने कैसे होते हैं, हम रात को सपना देखते हैं, मॉर्निंग में क्या हो जाता है, वो फेड अवे हो जाता है। ऐसे ही ह्यूमन लाइफ्स है, बहुत ब्राइट मतलब संक्षिप्त, और फ्लीटिंग मतलब कम समय के लिए, ओके। तो ये सब बताने की कोशिश की है प्रोस्पेरो, और बात सच भी है कि है तो ह्यूमन लाइफ, आज है कल हो ना हो, है ना, क्या पता किसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये कहाँ से है, ये प्रिंस हैमलेट से है। मतलब प्रिंस हैमलेट ने बोला है प्ले हैमलेट में। अब हमें इसकी वो बतानी है कि कौन से सीन का है। ये लाइन आई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने ये लाइन सुनी होगी, लेकिन ये मैंने एक्ट और सीन की वजह से मेंशन की है। एक्ट और सीन आपको इसका याद करना है, एक्ट 3 सीन 1, ओके, एक्ट 3 सीन 1, ओके। टू बी और नॉट टू बी, क्या कहने का मतलब है हैमलेट का, टू लिव और टू डाई, जिंदा रहे या मर जाए। मतलब हैमलेट डिस्कस कर रहा है एक बहुत ज़्यादा उसकी पेनफुल, और मतलब उसको बता रहा है कि हाउ पेनफुल एंड मिजरेबल ह्यूमन लाइफ इज, कितनी पेनफुल और मिजरेबल लाइफ होती है ना। कभी कभी दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा किस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं। तो वो कह रहा है कि हाउ डेथ वुड बी प्रीफरेबल, डेथ मतलब मरना कितना आसान है ना, मुश्किल क्या है, टू लिव रहना, टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ की समस्याओं को क्या करना, फेस करना, ये ज़्यादा मुश्किल है। तो ये प्रिंस हैमलेट ने बोली है, ओके, याद रखेंगे, एक्ट 3 सीन 1 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज ऑफ ड्यूक ओर्सिनो फ्रॉम 12th नाइट, इट अपीयर्स इन
तो ये कहाँ पे अपियर होता है? ये होता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। इसको याद करना बहुत ईजी है क्योंकि जो प्ले है ना वो इसी स्पीच से शुरू हुआ है, ड्यू कोर्सिनो की इसी स्पीच से। तो हम इसको इजीली याद कर सकते हैं कि ये शुरू में ही है, यानी कि एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में है। इसमें वो एक्सप्रेस करता है अपना लव किसके लिए? फॉर ओलिविया। ओके, ओलिविया के लिए। तो ये कहना चाह रहा है कि म्यूज़िक विद द फूड ऑफ लव। अगर म्यूज़िक क्या है, प्यार के लिए क्या है? फूड है, उसका भोजन है, तो उसको बसते रहने दें। ओके, और उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे म्यूज़िक क्या होता है? म्यूज़िक फूड होता है किसका? फॉर द सोल। जब हम कभी सैड होते हैं, खुश होते हैं, हम भी म्यूज़िक प्ले करते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि म्यूज़िक को बजने दो एंड प्ले ऑन, उसको इतना बजने दो, मतलब जब तक प्ले होने दो, जब तक वो क्या ना हो जाए, तब तक वो अपनी जो एपिटाइट है इसके लिए मतलब लव के लिए, है ना, म्यूज़िक के लिए। ओके, वो इसको क्या ना कर दे, लॉस ना कर दे, इसको खो ना दे। ऐसा होता है ना, जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे लिए उसका चार्म कम हो जाता है ना, ज़्यादा मिलने लगती है। तो ऐसे ही वो कहना चाह रहा है कि अगर म्यूज़िक विद द फूड ऑफ लव है ना, तो उसको प्ले ऑन होने दो और जब तक बजने दो जब तक इसका चार खो न जाए। ओके, और ये आपको पता ही है, ट्वेल्थ नाइट का है। ट्वेल्थ नाइट में का सबटाइटल क्या है? व्हाट यू विल। किसने दिया था? जॉन मास्टर ने। ओके, याद रखना है आपको। और सैमुअल पीप्स ने इसको बहुत बार देखा इस प्ले को, और इसको बोला, इसको सिली प्ले कहा। ओके, सैमुअल पीप्स साइड मैनी टाइम्स एंड कॉल्ड इट ए सिली प्ले। ओके, और इसमें एक करेक्टर आता है फेस्टी, आपने सुना होगा, मतलब फेस्टी क्लाउन समझ लो या फूल समझ लो ट्वेल्थ नाइट का। उसको कंसिडर किया गया है द मोस्ट इंटेलिजेंट करेक्टर ऑफ द प्ले। ओके, और जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ना, इसी की तरह ये प्ले भी बेस्ड है किस पे? मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी पे बेस्ड है, मतलब इसमें दो भाई बहन होते हैं ना, ट्विंस होते हैं, तो इसी तरह उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी पे बेस है, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स है। ओके, और इस प्ले में लास्ट में 3 मैरिज होती हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ओलिविया की सेबेस्टियन से, ड्यू कोर्सिनो की वायला से, और सर टोबी की मारिया। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटनी फ्रॉम जूलियस सीजर। ये लाइन सबको पता है, बट हमें याद रखनी है यहाँ पे इसका एक्ट और सीन। एक्ट 3 सीन 2। ओके, एंटनी बोलता है ये लाइन, वो एक ड्रामेटिक स्पीच यूज़ करता है क्या करने के लिए? टू मैनिपुलेट द फीलिंग ऑफ पब्लिक। किसकी? पब्लिक की फीलिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, उनके अगेंस्ट जिन्होंने क्या किया है? सीजर को मारा है। ओके, तो वो इसलिए कहता है कि फ्रेंड्स रोमन एंड कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब वो ऐसी स्पीच देगा कि इस तरह से स्पीच देगा, अब मैं आपको यहाँ पूरा प्ले तो नहीं सुना सकती, मतलब वो इस तरह से स्पीच देगा कि पब्लिक क्या हो जाएगी, पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि जूलियस सीजर को ना उसका कॉन्स्पिरेटर ने षड्यंत्र करके मारा है। ओके, तो इस तरह से जो पब्लिक होती है उनकी फीलिंग को क्या कर देता है? मैनिपुलेट कर देता है। ओके, सही डायरेक्शन दे देता है, मतलब एग्जैक्ट उनको बता देता है कि व्हाट इज हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट, द स्पीच लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी आई सिग्निफाई नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ से है ये कहाँ पे अपेयर होती है? ये लास्ट में ही है, एक्ट 5 में और सीन 5 में। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जो मैकबेथ है, जब उसको न्यूज़ मिलती है ना, हैन ही रिसीव्स न्यूज़ कि क्या न्यूज़ रिसीव करता है वो कि उसकी जो वाइफ है ना, उसको क्या किया गया है? सी हैज किल्ड हर सेल्फ, उसने खुद को मार लिया है ना, काउजिंग हिम टू सिंक, मतलब किसकी वजह से? तो वो इसका जब उसको पता चलता है तो उसको डुबो देता है खुद को क्या में? एक डीप और पैसिमिस्टिक डेस्पेयर में, निराशा में। ओके, मतलब वो निराशा में डूब जाता है जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ ने क्या कर लिया है? सी हैज किल्ड हर सेल्फ। ओके, अब इसमें क्या कहना चाह रहा हो कि जो लाइफ है ना, लाइफ एक ऐसी स्टोरी है
जो टोल्ड मतलब जो कही गई है बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड, यू नो, फुल ऑफ नॉइस से भरी हुई, इमोशन से भरी हुई, विदाउट एनी मीनिंग, बिना किसी मीनिंग के। यू नो, आपको पता है मैकबेथ ओवर एम्बिशियस की वजह से काफ़ी सारे मर्डर करवा देता है और कर देता है, किंगडम का मर्डर कर देता है। तो बाद में उसको क्या मिला, सब कुछ क्या क्या रहा, मीनिंगलेस रहा, है ना। हम भी तो क्या करते हैं, हम भी तो गलत रास्ता चुनने लगते हैं, और फिर जब हम ट्रैप्ड हो जाते हैं, जब हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, तो हमें लगता है सब क्या था, मीनिंगलेस था। तो ऐसे ही वो फील कर रहा है ना। एक बहुत ही डिस्पेयर में, निराशा में डूब चुका है, जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ ने खुद को मार लिया है। बस यहीं पे है, और याद रखेंगे इसके बारे में। 1605-1606 के आसपास आई है। सोर्स वही है इसका, होलिंसेट क्रॉनिकल्स, और ये शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, ये याद रखना है आपको। ओके, और ऑलवेज ने इसको क्या बोला था, जो लेडी मैकबेथ है उसको फोर्थ विच बोला है। ओके, वो क्या है, प्ले की फोर्थ विच। ओके, नेक्स्ट, द स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, ये पोर्शिया की है, फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये कहाँ पे अपेयर होगी, तो हमें इसका क्या रखना है। स्पीच तो हमें सबको पता ही है ऑलमोस्ट, पोर्शिया की है, लेकिन हमें इसका एक्ट क्या रखना है, एक्ट 4 सीन फर्स्ट। ओके, तो इसमें जो पोर्शिया है वो ये कहना चाह रही है कि जो दया का गुण होता है ना, वो क्या नहीं है, इज़ नॉट स्ट्रेंड, यू नो, तनावपूर्ण नहीं है। स्ट्रेंड बोलते हैं ना, वो क्या है, मर्सी इज समथिंग दैट हैज़ टू बी फ्रीली गिवन। यू नो, दया तो एक ऐसी चीज़ है ना जो अपनी मर्जी से आती है ना, अपनी स्वतंत्रता होती है। उसको अगर हम किसी पे दया दिखा रहे हैं तो वो तो दया का गुण तो हमारे अंदर से होता है ना। अगर मैं किसी को कहूँ कि, अगर मैं किसी से बोलूँ कि तुम इस चीज़ के लिए दया दिखाओ, तो वो नहीं दिखा सकता, वो तो खुद से होता है ना। नो वन कैन फोर्स समवन, है ना, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता टू बी मर्सीफुल होने के लिए। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो दया का गुण है ना, वो क्या नहीं है, तनावपूर्ण नहीं है। यहाँ पे वो थोड़ा रेफरेंस भी लेती है कि ये जो है एक राजा के क्राउन की तरह है ना। जैसे राजा मर जाएगा, है ना, तो उसको कोई नहीं याद करेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दया दिखाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको याद किया जाएगा। ओके, तो इस तरह का यहाँ पे पोर्शिया की स्पीच है, याद रखेंगे हम, एक्ट 4 सीन फर्स्ट से। ओके, और वो इस स्पीच में उसने खुद को डिस्गाइज कर रखा है, मतलब भेष धारण कर रखा है एज ए लॉयर, और वो क्या कर रही है, सालोक से कहती है, वो मतलब सालोक से बैक्स, यू नो, वो कहती है कि क्या दिखाए वो, टू शो मर्सी दिखाए किस पे, टू एंटोनियो पे। ओके, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और इस प्ले के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो साइलोक का करेक्टर है वो मार्लो के द ज्यू ऑफ माल्टा से लिया गया है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसमें मर्चेंट है, अगर ये पूछा जाए कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में मर्चेंट कौन है, ये प्रीवियस ईयर में आया है, तो वो एंटोनियो है, नॉट साइलोक। ओके, और साइलोक की जो डेड वाइफ है उसका नाम है ली, LEAH। ओके, नेक्स्ट, द स्पीच लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, ये एंटनी की है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से। ये कहाँ पे अपेयर होती है, ये एक्ट 1 सीन फर्स्ट। इसको याद करना भी ईजी है, इसको याद करना इसलिए ईजी है, जो मतलब ये स्टार्टिंग में ही है प्ले के। तो जो मार्क एंटनी है, ग्रेट सोल्जर है, वो एक नोबल प्रिंस है अलेक्जेंड्रिया का। तो वो क्या है, इंथ्रोल्ड है, यू नो, मुग्ध है, किससे, बाय द ब्यूटी ऑफ इजिप्टियन क्यून क्लियोपेट्रा। ओके, तो वो क्लियोपेट्रा की ब्यूटी से क्या है, मुग्ध है। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, मतलब रोम को क्या कहना दो, वो इतना ज़्यादा उसकी क्लियोपेट्रा की ब्यूटी से इंथ्रिल्ड है, मतलब उसके प्यार में है कि वो कह रहा है कि रोम को भी क्या होने दे, पिघलने दो। ओके, उसका मतलब ये है, और वो मतलब बस यही है इसका, ये कहना चाह रहा है कि ओके। और इस प्ले के बारे में काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई, नेक्स्ट चलते हैं। द स्पीच एज कैन नॉट विदर हर, नोर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। ये कहाँ से, ये इनोवार्बस की है, मैंने आपको बताया था ना,
इनोवाल्वस एंटेनी क्लियोपेट्रा में है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो ये कहाँ पे अपेयर होती है? ये अपेयर होती है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। ये इसमें क्या किया है? इसमें ग्लोरीफाई किया है। ग्लोरीफाई किया है किसको? जो क्लियोपेट्रा की ब्यूटी है उसको ग्लोरीफाई किया है। मतलब एज कैन नॉट विथर, समझ रहे हो? मतलब जो उम्र है ना वो क्या नहीं कर सकती, उसको मुरझा नहीं सकती। नोर कस्टम स्टेल, स्टील किसको बोलते हैं? बासी। कुछ भी मतलब ऐसा उसकी जो वो है ना इनफाइनाइट, असीम अनंत वैरायटी, तो उम्र उसे मुरझा नहीं सकती है। किसकी बात चल रही है? ये क्लियोपेट्रा के बारे में बोला जा रहा है। वो इतनी सुंदर है क्लियोपेट्रा, इतनी अट्रैक्टिव है, वो कह रहा है कि उसे उम्र भी मुरझा नहीं कर सकती। तो वो अपना ओपिनियन दे रहा है, ओके, कि जो एंटोनियो है ना वो एंटनी विल नेवर बिकम बोल्ड विद क्लियोपेट्रा, है ना। और जो वो है ना वो क्या कर रही है, वो उसका जो अट्रैक्टिव है ना अट्रैक्टिवनेस वो डे बाई डे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है एज सी एज, ओके। जैसे जैसे वो एज उसकी उम्र बढ़ रही है तो उसको ये सब एज वेज उम्र उसको मुरझा नहीं सकती। वो इसको मतलब वो अपना ओपिनियन दे रहा है। कौन दे रहा है? इनोवाल्वस, एंटनी का फ्रेंड। ये एंटनी का वही फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो क्या कर लेता है? गिल्टी फील करके सुसाइड कर लेता है। ओके, नेक्स्ट, ऑन द लेट मैसेकर इन पिटमोंट बाय मिल्टन्स इज ए सोनेट। एक मिल्टन का सोनेट है। हु डिस्क्राइब इट, इसको किसने डिस्क्राइब किया है? एज फिल्ड विथ प्रोपेहेटिक फ्यूरी। ओके, ये किससे भरा है? एक प्रोपेहेटिक किसको बोलते हैं? भविष्यवाणी, फ्यूरी रोस, ओके, क्रोध से भरा है जो ये है मिल्टन का सोनेट। तो ऐसा बोला है हैज़लिट ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेंट है ये हैज़लिट का, जो उन्होंने दिया है इसके सोनेट के बारे में। ये जो सोनेट है ये इसमें जो है इसकी जो थीम है वो ये है कि जो गुड मतलब पायस पीपल है ना वो ट्रैप्ड, फंस चुके हैं किसमें? इन ए डार्क वर्ल्ड, ओके। और ये किसके बारे में? जो मतलब स्ट्रगल चलता है ना अच्छाई और बुराई के बीच में, ओके, फ्रीडम और एक्सप्रेशन के बीच में, वही दिखाया है इसमें इस सोनेट में। जो पिटमोंट है ना एक क्षेत्र है इटली का, ओके। और इसमें मतलब आप अगर हम इसकी सोनेट की बात करें तो ये सोनेट नंबर 18 है, ओके। और ये लिखा गया था अराउंड 1655, ओके, द ईयर ऑफ द मैसेकर, कत्लेआम हो रहा था उस समय। और ये पब्लिश हुआ था 1673 में, ओके, याद रखेंगे इसके धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिल इज ए करेक्टर फ्रॉम गाजवर्दी। जिल कहाँ की करेक्टर है? जिल करेक्टर है स्किन गेम की। गाजवर्दी का स्किन गेम है, 1920 में आया था। ये परफॉर्म हुआ था सेंट मार्टिन्स थिएटर लंदन में इन 1920। मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक ट्रेजिक कॉमेडी है ये, 3 एक्ट की, ओके। एक्ट भी याद रखेंगे, 3 एक्ट की है। इसमें जो एक करेक्टर है हिलक्रिस्ट, ओके। तो जो हिलक्रिस्ट है उसकी वाइफ है एमी और उसी की डॉटर है ये जिल, ओके। जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिल कहाँ की करेक्टर है। तो हिलक्रिस्ट जो है और एक है हॉर्नब्लोअर, ओके। तो जो हिलक्रिस्ट और हॉर्नब्लोअर है ना इनके बीच में एक क्लास दिखाया गया है, क्लास बिटवीन 2 क्लासेस, 2 क्लास के लोग, 2 वर्ग के लोग। जो हिलक्रिस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को, जो ओल्ड क्लास एरिस्टोक्रेट थे इंग्लैंड के। और हॉर्नब्लोअर वो रिप्रेजेंट करता है बर्जुआ क्लास को, मध्यम वर्गीय क्लास को। तो उनके बीच का क्लास दिखाया है। गाजवर्दी ने तो प्ले ही इस तरह के लिखे हैं, ओके। मार्था एंड स्टीफन आर कैरेक्टर्स फ्रॉम विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये बताना है वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से है। तो ये है द थोर्न, द थोर्न लिरिकल डायरेक्ट में पब्लिश हुई थी 1798 में, ओके। और एक मेलोड्रामेटिक है। और ये इसमें जो है ना कहानी बताई गई है एक किसकी? एक सोलिटरी रिजेक्टेड वुमेन जिसका नाम है मार्था रे, ओके। और जिसका बेबी जो है उसमें मर गया है, ओके। एक सिंपल बैलेट थीम है इसकी थोर्न की। थोर्न का मतलब आपको पता ही होगा, आप गूगल करोगे मिल जाएगा, कांटा होता है, ओके। इसमें जो ये मार्था होती है ना इसका लवर इसको धोखा दे देता है ना। और
किसी और से, मतलब उसको रिजेक्ट करके किसी और से शादी कर लेता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक मेलनकली क्रॉप यूज्ड इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द थोन, थोन के सेकेंड स्टैंजा में यूज हुई है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। मेलनकली क्रॉप, यू नो, पर्सोनिफिकेशन आपको बताइए, तो क्रॉप मेलनकली, यू नो, तो मेलनकली क्रॉप कैसे हो सकती है? नॉन लिविंग चीज़ है ना, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया। तो यहाँ याद रखना है आपको, यहाँ से एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि मेलनकली क्रॉप करके एक स्टैंजा में यूज़ हुआ है, तो वो किस में यूज़ हुआ है? वो यूज़ हुआ है द थोन में। ओके, द थोन क्या है? एक सिंपल बैलेट थीम पे बेस्ड है। ओके, बस। ओके, थैंक यू।